नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आज ज़्यादा बोलने की हालत में नहीं हूं इसलिए कि मेरे साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के विनय सप्रू और राधिका राव हैं। इन दोनों से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी कस्में खा रहे हैं आजकल आप। विनय जी नमस्कार। नमस्कार। राधिका जी नमस्कार। क्या है ये कहानी सनम तेरी कसम रिपीट द रिपीट? सर पहले तो ये बताइए सर कि आपने वही कहानी है कि आपने मेरे से और राधिका जी से बात करने के लिए कैसे हम लोगों को इनवाइट किया और कैसे आपने दिल और दिमाग बनाया कि आप हमारे साथ बात करें। विनय जी बड़ा मैं खुद मायूस था इस बात को लेकर के कि थिएटर्स में लोग क्यों नहीं आ रहे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चले गए। ठीक समझ में आया कि कोविड-19 का एक दौर था, लेकिन उससे पहले भी ये सिलसिला शुरू हो गया था और बाद में तो बिल्कुल साइफन ऑफ हो गया। तो ऐसा कौन सा जादू चलाया आप लोगों ने कि पुरानी शराब को नए बॉटल में पैक किया और लोग दौड़ पड़े थिएटर की ओर? ये जानने के लिए चाह रहा था ये करिश्मा क्या है आप दोनों का? नहीं, आपने सही कहा कि ये जो एक ये मासूमियत सभी को थी कि ऑडियंस थिएटर क्यों नहीं जा रही है और कहीं कई कई तरह की अटकलें, कई कई तरह की एक लॉजिक बनाया गया, डिस्कशन हो रहे हैं, कोई ये कारण दे रहा है, कोई वो कारण दे रहा है। पर मेन जो कारण है वो जो हम आर्टिस्टिक कम्युनिटी है हम लोग उनको बोलते ही रहते हैं कि आप इसको कि देर इज़ नो लॉजिक इन क्रिएटिव। आप जो बोर्ड रूम्स में बैठ के बनाते हैं कि ये अरिथमेटिक है, ये गणित है, इसका 1+1 2 2+2 4, ये तो होता नहीं। आपको यू कम अलॉन्ग, आप आएंगे सामने, आप सपोर्ट करेंगे क्रिएटिव विजन्स को, तो उसमें ही आपको सफलता मिलेगी। ये आज की बात नहीं है, टाइम इमेमोरियल से यही होता आ रहा है, चाहे माइकल एंजेलो जी को था या किसी भी था। हम क्रिएटिव लोगों को पैसे वालों की ज़रूरत पड़ती है और पैसे वालों का क्या होता है, उनका अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ये सब बातें, ये पहले आपको हमें वो एक सफ़र करना पड़ता है उनके साथ। मैं आया हूं तो ये जान के आया हूं कि एक सीए से बात कर रहा हूं मैं। लेकिन राधिका जी आपका टेक क्या है? क्या हो गया? आपने क्या ऐसा मिसमैनेजिंग कर दिया कि अचानक से लोग दौड़े चले आए, वैक्यूम खाली थिएटर भरते जा रहे? ये अचानक की बात नहीं है। जो फैन बेस है, जो पब्लिक है, ये इस पिक्चर को 8-9 साल से देख रही है बाकायदा। और जब भी इन्होंने इस फिल्म को किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखा है तो उन्होंने इस फिल्म को बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया। और जिसने भी देखा है उनकी एक ही रिग्रेट रही कि यार हम लोग थिएटर में क्यों नहीं गए उस टाइम। ये कुछ अचानक की बात नहीं है। ये 9 साल से इस फिल्म के बारे में यही चैटर रही है। हर फैन एक दूसरे फैन से बात करता था, हमारे साथ तो बात ही करते थे, अपने आप में बात करते थे कि यार हम गए क्यों नहीं, कैसे मिस हो गई ये अच्छी पिक्चर। ये सोना, ये जेम जो हमारे नीचे था, हमारे पास था, हम गए नहीं, हमने सपोर्ट नहीं की इस पिक्चर। तो ये कंटिन्यूअस चैटर हैज बीन देयर फॉर 8.5-9 years। तो जब री रिलीज हुई, जिसके लिए वो हमेशा हमें रीच आउट करके बोलते थे कि प्लीज रिलीज करो, प्रोड्यूसर को बोलते थे, एक्टर को बोलते थे, डायरेक्टर को, हर लेवल पे जिसको भी रीच आउट कर पाते थे, फैन यही कहता था कि आप इस पिक्चर को एक बार री रिलीज कीजिए। और हमने कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से पंजाब थिएटर को भरे नहीं ना, तो फिर हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे आपके डीएम और आपके फेस। मैं दर्शकों को बता दूं जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, और बाकी लोग तो कनेक्ट कर ही गए होंगे, कि विनय सप्रू और राधिका राव म्यूजिक के लिए पैशनेट हैं और 200 से ज्यादा म्यूजिक एल्बम इन्होंने दिया है अलग अलग तरीके से। और सनम तेरी कसम 2016 में फिल्म आई थी जो तब शायद नहीं चल पाई थी, इनको रिकैप किया उन्होंने और री रिलीज किया और हंगामा खड़ा है पिछले हफ्ते भर से। और लग रहा है सारे लोग देख रहे हैं कि क्या जादू कर गया, सारे थिएटर की ओर भाग रहे हैं उस फिल्म में प्रेम के भाव को पढ़ने के लिए, उसके संगीत को समझने के लिए। गलत बोल रहा हूँ विनय जी मैं? नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो जैसे मैंने पहले भी यही कह रहा था कि जब हमने ये पिक्चर लिखी थी तो हम उसके पहले हम बड़े बड़े स्टारों के साथ पिक्चर डायरेक्ट करते थे, सलमान खान सर, सनी देओल, कंगना रनावत में। तो हमने जब डिसाइड किया कि हम लोगों को एक न्यू कमर के साथ पिक्चर करनी है, तो हमें फिर जैसे मैंने कहा कि फिर वो बैकिंग नहीं मिलती है, तो बट राधिका और मैंने जब स्क्रिप्ट लिखी थी तो हमें पूरा यकीन था कि ये स्क्रिप्ट जो है ये न्यू कमर्स के साथ ही हम करेंगे। हम स्टार्स तो हम करते थे
और हम लोग उसके लिए पूरी तरह से माने हमारे दिमाग में पूरा कंफर्म था कि हम न्यू कमर्स के साथ ये पिक्चर करेंगे। फिर पर बैकअप नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर जो भी हमने अपने तरीके से एक पिक्चर कंप्लीट करी। फिर हम जब स्टूडियो के पास लेके गए उसको, तो अगेन फिर वहीं पे वो जो एक स्टूडियो की जो एक मैथमेटिक्स होती है ना, वो काम आ जाती है कि भाई ये क्या है, आपके यहाँ तो कोई स्टार है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बस हम इतना ही मार्केटिंग सपोर्ट आपको देंगे। तो उतना ही मार्केटिंग सपोर्ट उन्होंने दिया और हम बोलते ही रह गए उनको कि आप एक मेरिट पे जाओ और एक आम पिक्चर का जो एक जो एक स्टैंडर्ड मार्केटिंग प्रोसेस होता है वो तो कर दो प्लीज़ हमारे। नहीं आपके आर्टिस्ट ऐसे हैं, आपका ये है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने उसको पहुंचाया ही थे नहीं किसी तक को। पहला डे पे हमारा, जैसे अभी कलेक्शंस आ रहे हैं ना, उस वक्त भी फर्स्ट डे ऐसा बुरा नहीं गया था हमारा फर्स्ट डे, बट पता ही नहीं था किसी को, किसी ने देखी ही नहीं थी पिक्चर की पब्लिसिटी। तो और हमारे आर्टिस्ट थे नए, तो हम जो भी कर पाए। तो उन्होंने पहला दिन में हमारा ठीक ठाक ही गया था, 1.25 करोड़ का टर्नओवर कलेक्शन था। फिर दूसरा दिन 2016 की बात 2016 की भी बात कर रहा हूँ। पहला दिन 1.25 करोड़ था, दूसरा दिन भी 1.25 करोड़ था, तीसरा दिन 1.35 था। तो हम लोग ने कहा चलो यार पिक्चर्स पकड़ के रखी हुई है, होल्ड कर रही है, जितने लोगों को पता है वो तो जा रहे हैं बार बार। और मंडे भी जब 1.25 करोड़ आया, हम अपने स्टूडियोज के पास गए, हमने कहा सर अभी देखो पिक्चर सस्टेन कर रही है, जो फर्स्ट डे था वो मंडे को भी कलेक्शन है, आज वर्किंग डे ड्रॉप नहीं हुआ। और वहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ मातम छा गया एकदम, कह रहे यार ये क्या हो गया यार, तूने 2-4 फ़ोन करे यार। बाय द टाइम वी केम टू नो ट्यूसडे थर्सडे से तो पिक्चर वो जो बेसिक हॉल्स जो थे ना वही नहीं मिल रहा। तो इस वक्त भी जैसा राधिका में, तो उस वक्त सपोर्ट ही नहीं किया, किसी को पता ही नहीं था। बट फिर उससे लेके 2025 तक में क्या हुआ, एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ गई। तो अब क्या हुआ, वो जो बीच के लोग थे ना उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है मार्केटिंग और प्रमोशन में, यू नो। आप जाते हैं ये सोशल मीडिया पे, इस वक्त भी कोई ऐसी कोई पूरे शहर भर में पोस्टर लगे हुए हैं, ऐसा कुछ हमारे आर्टिस्ट तो है नहीं, वो तो एक आउट ऑफ कंट्री है, एक यहाँ पे जो भी हम लोग सब है। बट अब क्या हुआ कि जो 2016 से लेके अभी तक जो लोग ये OTT पे अवेलेबल है, डिजिटल पे अवेलेबल है, सैटेलाइट पे देख लिया, यूट्यूब पे सब तरफ फ्री में अवेलेबल, तो पब्लिक देख रही है डायरेक्टली और डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर रही है, हमारे आर्टिस्टों से कनेक्ट कर रही है, और जो भी उनको है उनका अच्छा बुरा जो भी है बात कर रहे हैं। और अब तो थिएटर में आके सेलिब्रेशन चल रही है। मैंने पिक्चर उन्हें देखी, अब जो सभी देख रहे हैं वो कोई थिएटर में डांस हो रहे हैं जैसे पहले होता था, ये सब तो अब ये सब चल पड़ा है। तो दे जस्ट सेलिब्रेटिंग। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था ना कि सब परेशान थे थिएटर में आते क्यों नहीं, लोग बाग क्यों नहीं आते, तो कहीं ना कहीं एट द कोर ऑफ इट मुझे लगता है कि हम अगर एक अच्छी कहानी लिखेंगे, देन जो भी ये भी आजकल डिस्कशन होता है यार, इट डजेंट मैटर सुपरस्टार की पिक्चर में भी कोई नहीं आता आजकल देखने थिएटर में, मिड लेवल स्टार की पिक्चर में भी कोई नहीं आता है, तो कुछ पर सनम तेरी कसम में होर्ड्स में आ रहे हैं लोग बाग, और एक और तो भी री रिलीज पिक्चर्स में आए थे पहले जैसे तुम्बाड़ वगैरह। तो मतलब ये है कि द किंग एट दिस पॉइंट इज द कंटेंट। बोलते ना कहते हैं कंटेंट इज द किंग राइट नाउ। आई थिंक कंटेंट कैरेक्टर आपकी फिल्म में प्यार और संगीत की बरसात को देख रहा हूँ। ये एक और मुझे पहलू थोड़ा सा शुरू में ही इसको रिटेल को ये पहली है कि अब तक सलीम जावेद की जोड़ी समझी गई पटकथा लेखक में, लेकिन डायरेक्टर सिंगल माइंड का काम होता है कोई भी डायरेक्शन। अब तक ये एक मैथोलॉजी है कि आपका एसेट है, एक माइंड का एसेट है, वो एक दिमाग से उसे डायरेक्ट करेगा। एक म्यूजिकल फिल्म के लिए 2 डायरेक्टर, 2 ब्रेन एक तरीके से कैसे काम कर रहे हैं, ये एक समझाइए जरा मुझे राधिका जी के साथ मिलकर के आप या दर्शकों को। एक लाइटर नोट पे मैं एक समझाता हूँ इस बात को कि लाइटर नोट में लव स्टोरी होती है दिल टूटे दिल की और जुड़े हुए दिलों की। तो इन्होंने बहुत दिल तोड़े हैं, मैंने बहुत नहीं मेरा दिल टूटा है, इन्होंने दिल तोड़ा है, तो बस दोनों की एक्सपर्ट वहीं चलती है। किसी ने कैच तो किया है, मेरा टूटा है तो जहाँ स्क्रीन प्ले में टूटे दिल की बात आ जाती है तो मैं आ जाती हूँ, जब तोड़ने की बात आ जाती है तो ये आ जाता है। तो वैसे पर नहीं, ऐसा नहीं। अभी हम लोग एक बात मिले कहाँ आप लोग, बहुत साल पहले आपको मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक गाना है, हमारा सुपरहिट गाना है, याद पिया की आने लगी है। तो गाना हम लोग उस वक्त गाने रिकॉर्ड भी करते, गाना रिकॉर्ड करके मैं आया, मैंने राधिका जी से कहा राधिका जी ये गाना सुना यार, बहुत अच्छा गाना है अपने पास। तो हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो मैंने कहा राधिका, मैंने कहा हाँ उस वक्त CD आती थी तो CD लगा दी मैं, तो गाना सुनते हुए आ रहे थे। तो फिर अब ये पार्टनरशिप की बात है, मेरे को ये गाना तो बहुत अच्छा लगा। अब राधिका जी का मेरे को नहीं अच्छा लगा। अच्छे मैंने कहा याद पिया के आने लगी, हाय भीगी हुई, ये कैसी लड़की है, ऐसी बातें क्यों कर रही है।
मुझे लड़की नहीं पसंद, उसकी सोच ही नहीं पसंद। तो ये 2 मिनट के लिए क्वाइट। हम वर्ली सीपेस पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा मेरे को हंस के, बोला यार मेरे को ऐसी लड़की को बोले याद पिया की आने लगी, मुझे बड़ी पसंद आएगी ऐसी लड़की। तो मैंने कहा सच्ची तुम्हें पसंद आएगी? से हाँ मुझे कमाल की लगेगी ऐसी लड़की। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि मेरी बात मान ले, इस बार मुझे लगता है ये गाना बहुत अच्छा है, तो थोड़ा अपना डिसलाइक एक साइड में कर ले और करते हैं ये गाना। तो इसी तरीके से हम अपनी, अब तो ऐसा हो गया 25 साल हो गए हम लोग साथ में, 23 साल। अब तो ये हो गया कि जब साथ नहीं होते तो लगता है यार राधिका से पूछा नहीं है, यू नो। और ऐसी ट्यूनिंग अभी वो हो जाता है ना, एक टीम वर्क होता है, यू नो। एक बार हम सलमान को डायरेक्ट कर रहे थे तो हम मॉनिटर पे बैठे हुए था मैं और राधिका सलमान सर को कुछ शॉर्ट समझा रहे थे, कुछ बोल रहे थे, उस वक्त दूर थे। तो उन्होंने माइक पे बोला राधिका सलमान सर को ये बोल देना, और एग्जैक्टली वो यही बात उनको कह भी रही थी उस वक्त। तो माने एक वो जो होता है ना कि एक और हमारी सनम तेरी कसम में एक लाइन लिखी है हम दोनों ने, जो हमारे जिंदगी के सार का एक पार्ट है, तो आजकल बहुत वायरल हो गया। मैं आजकल सब बच्चे वो क्लिप्स करें कि लोग साथ में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वो भूल जाता है, लोग साथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को माफ कर देते। तो बस हम दोनों अपने डिसएग्रीमेंट्स को भूलते नहीं हैं, पर हम एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट्स को हमेशा माफ करते हैं। So that is one of the primary reasons that we work together. To say that we never disagree will be a lie. तो क्योंकि दो लोग जब बैठते हैं, of course we disagree and all, but हम दोनों एक दूसरे को माफ कर दें। हम उसी तरीके भूलते नहीं है कभी भी, बट माफ कर दें। भाई ये रिडल है, पहली है कि दो डिसलाइक कैसे लाइक में बदलते हैं, ये बता रहे हैं। अपन चलें संगीत की दुनिया में, है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है कि लगातार एक के बाद एक विनय सप्रू और राधिका राव भाई मिसमराइज कर रही है। तो कहाँ से इतना प्रेम और संगीत इकट्ठा करते हैं आप लोग? वो कहते हैं ना, कई बार किसी की कॉलिंग होती है कोई, हमें नहीं पता था संगीत हमारी कॉलिंग है, बट हमने जब अपना करियर शुरू किया तो हमें एक वहाँ उस वक्त एक कंपनी हुआ करती थी पॉलीग्राम करके ना। तो उन्होंने बोला कि हम लोग वही डॉक्यूमेंट्रीज वो सब बनाते थे आज से 23 साल 25 साल पहले। तो उन्होंने आके हमको बोला कि आप एक काम करिए, हमारे यहाँ के एक म्यूज़िकल फिल्म हम बना रहे हैं, उसके आप ज़रा ट्रेलर प्रोमोज काट दीजिए उस वक्त। तो हमने कहा कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग है करियर का उसमें, तो वो पिक्चर का नाम था खामोशी, संजय बंसाली जी की खामोशी थी, उसके हमने ट्रेलर काटे थे। उसका शुरुआत हमने अपने करियर का। तो वो पिक्चर थोड़ी सी बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल नहीं रही थी, पर उसके म्यूज़िकल ट्रेलर्स बहुत हिट हो गए थे उसके पर। तो उसी फिर वहीं से हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो उनको लगा कि म्यूज़िक की तरफ, तो उनके वहाँ पे एक हुआ करते थे, अब तो है नहीं, शशि पटेल करके उनके जो ओनर हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों का एक म्यूज़िक में एक बहुत अच्छा है। तो उन्होंने हमारा सब, फिर उसके बाद जो हमारा सफ़र शुरू हुआ ना लोग, वो ऐसा हुआ कि वो जो कहते हैं ना, जो हमारी शिक्षा, हमने एक संगीत जो बनाया, हमने एक स्कूल से नहीं बनाया, हमने सीखा इन ग्रेड्स के साथ में। फिर हमारे को उन्होंने गाना दिया डायरेक्ट करने को आशा भोसले जी के साथ। अब वो लिखा था मजरू सुल्तान को, जानम समझा करो। फिर उसके बाद हमने हृदयनाथ मंगेशकर जी के साथ गाना किया, लता जी के साथ में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर गुलाम अली जी, आबिदा परवीन, मेहंदी हसन, जगजीत सिंह जी, पंकज उदास जी। तो उस वक्त और क्या हो रहा था ना, उस वक्त ये सब लेजेंड सिंगर्स थे, पर उस वक्त MTV और चैनल भी सब आ रहे थे। तो ये कंफ्यूज था कि ऑडियो तो अच्छे थे, उन ऑडियोज़ को एक विजुअल्स भी चाहिए थे, यू नो। तो वो विजुअल्स का जो था, पूरा जो विजुअलाइजेशन ऑफ दीज ग्रेट्स और इनके जो गाने थे नॉन फिल्म और पॉप एरिया, वो हम लोगों ने किए। तो जैसे वो पंकज दास जी की गज़ल थी, आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई, वो आपका है? आप लोगों ने की? वो भी हमारा है। फिर उसके बाद पंकज जी के सारे, चांदी जैसा रंग है तेरा, ये वो पंकज जी के सारे गाने फिर हमने किए ना। तो जगजीत सिंह जी के गाने। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो जो सफ़र शुरू हुआ इन ग्रेट्स के साथ में, तो आज भी जब हम लोग नए सिंगर्स के साथ काम करते हैं ना, तो हमारा जो हमने सीखा हुआ सार, जो उन सब के साथ सीखा हुआ है, वो अब जब यहाँ आते हैं, तो फिर जब नए आते हैं सिंगर्स, तो चाहे वो ध्वनि भानुशाली को हमने लॉन्च किया, या हमारे जो गाने हैं सनम तेरी कसम के गाने हैं जैसे, तो वो सारा वो जो एक, या फिर हमने अदनान सामी जी को एज अ म्यूज़िक कंपोजर हमने ब्रेक दिया था, हमारी जो पिक्चर थी लक्की करके उसमें। तो इट्स बीन अ लर्निंग जो वहाँ से आई, और फिर कहते हैं कि जो कॉलिंग होती है आदमी की, वो, और फिर इसका सफ़र है सारा, दोनों साथ मिल के करते रहे संगीत में। हाँ, लेकिन एक कांटा लगा, एक अभी जो इशू है, जो
विजुअल कंटेंट पे हम लोग परोस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक उससे सचेत है, रणवीर अलाहाबादिया का मामला सामने है और बहुत सारे लोग ऐसे सामने। तो जब आप वो कांटा लगा फिल्म रीडायरेक्ट कर रहे थे, वो संगीत को, उस म्यूजिक को रीडायरेक्ट कर रहे थे, लॉन्च कर रहे थे, तो उस समय उंगलियां नहीं उठी जितना भी हंगामा हो रहा है? सर उस वक्त बहुत उंगलियां उठी थी। आपको मैं बताता हूँ कि जब मैं और राधिका जी का क्या, हमारी एक ये क्यों चलती है इस तरह से मैसेज में हमारा सिनेमा या हमारे गाने, क्योंकि हमने कभी भी हम सेट पे जाते हैं ना, तो हम कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि अब यार इसको क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं कि इससे थोड़ी सी सेंसेशनलाइजेशन हो जाए या कंट्रोवर्सी बन जाए। एवरीथिंग इज डन विद ऑल द इनोसेंस इन माइंड, जो कि आदमी के दिल के थॉट्स होते हैं। कांटा लगा, उस वक्त के सेंसर बोर्ड के चीफ थे अनुपम खेर जी। हाँ, तो हमको एनडीटीवी से फ़ोन आया था कि जी अब आपको ये आपने देश का मॉरल फाइबर हिला दिया ये गाना करके, तो ये ऐसे, ये आपने गलत किया, तो आपको प्लीज़ आइए और क्वेश्चन आंसर इन फ्रंट ऑफ सेंसर चीफ एंड ऑल दैट, वो सब करना है। तो हमारा यही, हमने उनसे भी यही बात कही थी कि हमने कहा कांटा लगा, एक केस स्टडी करते हैं, बंगले के पीछे बेरी के नीचे कांटा लगा। और वो लड़की कॉलेज जाती, कहीं भी आप वीडियो देखेंगे, कहीं भी आपको लगता है कि हमने उसके कोई शरीर का कोई पार्ट दिखाया, लड़की का क्या नेकलाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उसकी पीठ दिख रही है, कमर दिख रही है, नहीं दिख रही है, टांगे दिख रही है, नहीं दिख रही है, ओके। किसिंग सीन है, नहीं है। लड़का लड़की को कभी मिलता है, लड़का और लड़की कभी उस गाने में साथ आए नहीं है, या उन्होंने कुछ, लड़का उसको बेहूदी तरीके से पकड़ता है, कुछ करता है, कुछ नहीं। इट्स अ गर्ल, वो एक लड़की है कॉलेज की, वो जाती है अपना, सब बच्चे यहाँ पे ले रहे थे छापा, वो बोलती है मेरे यहाँ पे मारो, मेरे दिल पे मारो। अब ना इधर से जो सफ़र शुरू हुआ कांटा लगा का, अब इट वॉज द स्टोरी ऑफ दैट, बट देर इज़ नो, एंड इट इज़ इन आवर वर्ल्ड ऑफ फेरी टेल्स, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट सॉन्ग। ऐसा नहीं है कि हमने कभी वो नहीं किया, और हमें 200 बार वो भी आया कि कांटा लगा पार्ट 2 तो बना ही दीजिए, कांटा लगा पार्ट 2 तो बना ही दीजिए इसमें, पर हमने कभी, हमारे वो कहानी थी ही नहीं कांटा लगा पार्ट 2 की, तो हमने कभी किया भी नहीं। बट ऐसा कभी भी नहीं था कि देर इज़ एनी वल्गैरिटी इन द सॉन्ग, देर इज़ एनी वल्गैरिटी इन द वीडियो, कुछ है ही नहीं ऐसा। अब ये परसेप्शन है लोगों का, क्योंकि बंगले के पीछे आए बेरी के नीचे कांटा लगा, तो अभी इसका आप कुछ और मतलब निकाल रहे हैं। तो नहीं भाई, सवाल तो इसी का है ना भाई, आप जो कह रहे हैं लेकिन दिख क्या रहा है आपके कहने पर? हाँ, भाई एंटरटेनमेंट, भाई ये बड़ी बात है ना कि आप कह तो रहे हैं सब कुछ। आलोक जी, मैं एक बात बोलती हूँ, जब हम लोग ड्रामा एंड सिनेमा की बात करते हैं, जैसे कि प्योर लव स्टोरी है जैसे सनम तेरी कसम, और सेंसुअलिटी भी इस दुनिया का एक दायरा है जी। हम लोग अपने एपिक्स भी पढ़ते हैं, और हम कामा सूत्रा भी, यही कंट्री है जिसने दोनों लिखी है। तो हम बिलीव करते हैं कि यस, ऑल रस जो जिंदगी के होते हैं, तो हम लोग किसी ना किसी तरीके से उसे पेश करते हैं। बट अगर आप हमारा कोई भी काम देखोगे, लाइक वी सेड, इवन इन अ कांटा, एक्चुअली आप बेल उठाओगे और देखोगे तो एज सच कोई अश्लीलता नहीं होती है, बट यस, इंटेंट सेंसुअलिटी की थी, वो हम डिनाई नहीं कर सकते, वो थी हमारी, बिकॉज वो गाने के बोल ही ऐसे थे। बट उसमें भी हमने अपने दायरे किए हैं, और जो हम परहेज करते हैं कि फैमिली के साथ बैठ के ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही होती है जो इतनी वल्गर होती है कि आप देख नहीं सकते। सेंसुअस फील आप जरूर कर सकते हो, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं हमारे देश में सेंसुअलिटी, ह्यूमैनिटी है। हाँ, ह्यूमैनिटी है, पार्ट है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते इट डज नॉट एग्जिस्ट। बट अश्लीलता, गंदगी, गंदे सोच, ये सब हमारे काम में आप कभी नहीं देखो, मॉरली इनकरेक्ट नहीं हो हाँ। सकता। कांटा लगा सबसे ज्यादा बच्चे देख के नाचते थे, हैप्पी होते थे, क्योंकि वो एक क्यूट सी कॉलेज की लड़की की कहानी। इनफैक्ट हम एक बहुत बड़े स्टार के घर पे थे, और वो हमको यही बोल रहा था, देखो राधिका विनय, तुमने यार ये बहुत गलत काम किया, ये ऐसे नहीं किया जाता है, कांटा लगा ये वो। तो उसका एक 2 साल का नेव्यू आता है वहाँ पे, और वो आता है, ताता ताता कांटा लगा। ये क्या हो रहा है यार, ये छोटे छोटे, बिकॉज इट वाज द किड्स व्हिच वर लाइकिंग इट, तो बच्चों को पसंद आ रहा था, बच्चों की कहानी थी, बट अश्लीलता, जैसे राधिका जी ने कहा, और वो हम लोगों का असभ्यता, मॉरली इनकरेक्ट, हम लोग बहुत बातें स्ट्रांगली फील करते हैं उसके बारे में, तो वी डोंट लाइक टू dabble in those kind of things also. Again, सनम तेरी कसम पे लौटते हैं। अभी जो दर्शक वहां जा रहे हैं, जो आपको ब्लॉकबस्टर सा दिख रहा है, वो वही 16, 20, 21 के जा रहे हैं। तो इनके बीच जो कंटेंट आप परोसते हैं, तो क्या लगता है जो अट्रैक्ट करता हो दिख रहा है, कि क्या ये भी चाहते हैं कि बहुत वल्गर ना हो और कंटेंट एक क्वालिटी की हो, या फिर क्या है? सर यही बात है,
और मैं और राधिका जी की जो हमारी कहानियाँ हैं ना, वो हमारे खुद के लिटरेचर पे बेस्ड होती है या हम वर्ल्ड लिटरेचर पे बेस्ड होती है। सनम तेरी कसम भी जब हम बना रहे थे तो हमें काम तो यंगस्टर्स के लिए कहानी बना रहे हैं और कॉलेज रोमांस माने उस किस्म का जो है ना कि निकले हैं सब यंग है एकदम से यूथ। तो हमें यही बोला उन्होंने कि क्या ही टाइटल है सनम तेरी कसम, आपका तो कुछ इंग्लिश होना चाहिए उसमें, कुछ ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा एक इंग्लिश की वर्ड होनी चाहिए। मैं तो आज के दौर में बताऊं कि सनम नहीं होना चाहिए, प्रभु होना चाहिए, और कसम की जगह क्या शब्द कहेंगे नहीं उसे, वो नहीं क्या, वो प्रण होना चाहिए। नहीं वो भी नहीं वो कह भी रहे। नहीं कहते, वो कहते हैं कि इंग्लिश का कुछ डालो, इंग्लिश का इंग्लिश कोई का चाहिए। गिफ्ट है। अगर सनम तेरी जेनजी नहीं है, कहते हैं। जेनजी नहीं है, वो अच्छे, बोलते हैं जेनजी नहीं कि है। उसमें सनम तेरी कसम नहीं बोले, लव यू सनम कर दो या ऐसे कुछ टाइटल बना दो ना तो पब्लिक जाएगी। जेनजी सनम तेरी कसम नहीं देखनी। आजकल तो कॉलेज में कहीं कहीं पढ़ाने में हाँ, जाता हूँ तो जेनजी से मैं भी इस शब्द से बड़ा परेशान रहता हूँ कि कुछ इंग्लिश हाँ, का हाँ, कुछ हाँ, करो। फिर उन्होंने ये भी बोला यार तुम्हारे क्या है, वो लड़की कह रही है वो शादी करना चाहती है, वो अपने तो वो शादी, मैरिज इज़ एन आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन। क्या ये कहानी है कि लड़की शादी करना चाहती है। फिर लड़की बोलती है वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है और पिता की जो कहते हैं पिता उनको मानती है और उसको रिस्पेक्ट करती है। और क्या ये कहानी है तुम लोगों की, ये कैसे, यूथ इज नॉट, यू डोंट अंडरस्टैंड द यूथ ऑफ आवर कंट्री, यू नीड टू जस्ट करेक्ट इट। और जब पिक्चर फर्स्ट रन पे हुई नहीं तो बहुत सारे 4-5 क्रिटिक है, मैं आपके माध्यम से उनको ढूंढना भी चाहूँगा, वो 5 क्रिटिक्स जो थे उन्होंने बोला इट्स अ रिग्रेसिव फिल्म, ये फिल्म बिल्कुल बेकार है, इसका कोई इसीलिए नहीं चलेगी, कोई देखेगा नहीं इसको, इस तरह के रिव्यूज आ रहे थे हमको। और राधिका भी बोले यार हमारे कंट्री को हम जानते हैं उसके मॉरल्स क्या हैं, उसका यूथ क्या चाहता है, तो हम ये कहाँ से गलत हो सकते हैं। तो हमने कहा नहीं, ये कहानी हमारे संस्कारों में बंधी हुई है और हम इसको कहना चाहते हैं। तो उसके अब अगर हम लोग, और जो क्लाइमैक्स था उस पिक्चर का, वो हमने हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोएम है उससे इंस्पायर्ड होकर लिखी थी कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी। अब आप ये ईश्वर की बातें कर रहे हो, ये तो हमें तो पूरा ट्रोल कर दिया था, ये वोक जर्नलिस्ट और ये जो थे ना, ये लोगों ने तो ये आउटडेटेड फिल्म मेकर हैं, ये बना रहे हैं 90s सिनेमा, हमें उस तरह से आउटडेट करे। हमने कहा यार क्या ही हो गया। कट टू ये आता है, ये 10 साल पुरानी फिल्म जी। 10 साल में हमारे देश का भी एक माहौल बदला, हमारे देश का भी एक अपनी संस्कृति की तरफ में जाने लग गया, सारे के सारे उस किस्म की बातें होने लग गई। और देखा कि यूथ जो है वो भी अब उस तरफ आ रहा है। आज आप कुंभ मेला देखते हैं, कुछ 10 करोड़ लोग स्नान ले रहे होते हैं, उसमें सब बच्चे होते हैं। अब आप किसी को फोर्स तो करके नहीं ले जा रहे हैं, बस मेरी ऑफिस से 5 बच्चे वहाँ गए थे, वो यंग से लोग हैं, वहाँ स्नान करने गए। तो ये जब अब ये जो हुआ ना, जो 9 साल पिक्चर OTT सैटेलाइट और यूट्यूब पे देखी है, वही जो आप कह रहे हैं 16 साल से लेके 24 साल के लोगों ने, और जो 10 साल पहले लगी थी, आज जो बच्चे जा रहे हैं वो 18 साल के, वो थे उस वक्त 10 साल के। जो 10 साल के होते होते जब उन्होंने 18 साल तक देखी वो पिक्चर, तो वो अपने संस्कारों की पिक्चर देख रहे थे। हम वो बातें कर रहे हैं जो सच्चे प्यार की बात है, हम वो बात कर रहे हैं कि पहले प्यार की बात है। और पहला प्यार क्या होता है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप देखते हैं अरे नहीं यार, मैरिज इज़ एन आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन, सब बात है। पर जो बच्चा पहली बार प्यार करता है वो तो वही सपने लेके लेता है ना, उसको तो वैसे ही प्यार लगता है ना, उसको बहुत प्यारी लगती है, उसको वो सनम कहने का दिल करता है, उसको वो कस्में लेने का दिल करता है उस लड़की के साथ। फिर ज़िंदगी जहाँ भी ले जाए, किसी को क्या ले जाए, अपने आप में अलग बात है। ये तो जिस तबके में हम लोग यूथ के लिए हम लोग पिक्चरें बनाते हैं, हम लोग, राधिका जी और मेरी फिल्में यूथ को टारगेट, गाने भी हमारे यूथ को टारगेट, बट उनके वहाँ तो सपने पहले है ना, आंखों में वही सपने, वही बातें, दिल में वही, वो जो होता था ना जब अपन कॉलेज में लड़की से सामने से निकल गई तो वो जो फिर बदन में फरहरी सी बह जाती थी, या नुक्कड़ पे खड़े होकर अपने दोस्तों को बोल रहा था भाभी जा रही है तेरी, कुछ तू बोलेगा नहीं उसको कुछ भी। अब ये सब बातें तो उस उम्र में होती थी। क्या राधिका जी, लड़कियों के बीच क्या होती थी, तो जेंडर में आ गए, लड़कियों के अंदर भी कुछ ऐसी होती है, आप कन्वे करते हैं उसे? ऑफ कोर्स होती है, वो तो हम कन्वे करते हैं कि लड़कियों, देखिए लड़कियां तो फूल जैसी होती हैं, वो एस्पिरेशनल होती हैं। जब वो 15-16 साल की होती हैं तो ये नहीं सोचती हैं कि मेरा जीवन साथी नहीं होगा, मुझे सिचुएशनशिप में रहना है, ये कोई एस्पिरेशंस नहीं होती हैं। जो ये बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। वो इंडिया में वही सोचते हैं कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो, वो भी वही सपने देते हैं कि मेरे साथ कोई अच्छा हो। तो फिर जिंदगी के भागदौड़ में शायद उनके साथ कुछ दिल टूट जाते हैं, कुछ नजरिया बदलता है। बट व्हेन यू आर 15 and 16, यू आर लुकिंग एट लाइफ थ्रू पिंक टिंटेड ग्लासेस।
आप एक ड्रीम के साथ अपनी जिंदगी को देखते हो जिसमें शादी, ब्याह, कस्में, वादे, अच्छाई ये सब इम्पोर्टेंट होती हैं, माँ बाप। तो मैं वही कहती हूँ, जो लोग हमसे कह रहे थे कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको यूथ की नॉलेज नहीं है, वो मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे यूथ को। तो विनय जी वो कह रहे हैं, एंड लकीली फॉर अस ये जो 10-15 सालों में एक चेंज आई है टुवर्ड्स हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, एटलीस्ट एक चीज प्रूव कर गई है कि आपने यूथ को मिसअंडरस्टैंड किया है कि यूथ हमारी ऐसी को, जो विनय जी और मैं कहते हैं, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ आशिक्स, नॉट आशिक मिजाज। फर्क है उसमें, आशिक मिजाज के लोग नहीं है हम लोग, तो इसीलिए हम लोग आशिक हैं। तो हमें डीप लव, फॉरएवर, ये सब में बहुत। और फिर गोज बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि थिएटर में लोग नहीं आ रहे हैं, पर वही घूम फिर के अगर आपने अपने यूथ को सही समझेंगे, अब आप उनको बोलेंगे, मैं ही इस पिक्चर को बोल देता लव यू सनम, सनम आई लव यू, सनम आई वैलेंटाइन समथिंग बुला देते हैं। वैलेंटाइन लव स्टोरी, ये सब बोलते तो शायद हम भी गलत हो जाते। हम तो वहीं गए जहाँ पे हम इतने पॉलिटिकली इंक्लाइंड नहीं है। लेकिन विनय जी, ये जो आप 2016 में आपने ये काम कर दिया, जिसका नुकसान तो उठाना पड़ा ना आपको, आप समय से पहले थे क्या उस समय? नहीं, समय से पहले नहीं थे। हमें लगता है कि आज भी जो यूथ है, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, और मुझे लगता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी कंट्री अभी चला रहे हैं, और जो ये वापस से मैं कुंभ की बात कर रहा हूँ, कुंभ जैसा रिप्रेजेंटेशन, आज जो ये वो बोलते हैं ना इसको, टेम्पल टूरिज्म जो है इतना सारा का सारा, आज हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, माने drones and drones of youngsters are standing there, you know, youngsters are sitting and doing वहाँ पे। हम लोग गए थे, शिरडी गए थे, और वो बता रहे थे हमको, शिरडी में हमको बता रहे थे जो ट्रस्टी थे, जैसे आप लोग यूथ को इतना मिसअंडरस्टैंड करते हो, आप फिल्म मेकर वो बड़े बुजुर्ग थे, आपको लगता है आपको यूथ को बहुत पे, तो हमने कहा नहीं बताइए। इसे सबसे ज्यादा डोनेशंस शिरडी में 14 और 20 के बीच के बच्चे डोनेशन करते हैं। इसे मैं आपको अब समझाता हूँ क्यों डोनेशन करते हैं उन्होंने, ट्रस्टी ने। इसे क्योंकि सबसे ज्यादा उनको भगवान की जरूरत है, भगवान मेरी शादी करा दो, भगवान मेरे एग्जाम में पास करा दो, भगवान वो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन तो उस उम्र में होती है। एस्पिरेशंस उनकी होती हैं। नहीं तो हनुमान जी को लड्डू तो कई एग्जामिनर्स ने एग्जामिनी ने तय किया है। उन्होंने बोला आप बिलीव नहीं, इसे सबसे ज्यादा भगवान की जरूरत तो यूथ को होती है। आपको लगता है नहीं ये आउटडेटेड है, बड़े बुजुर्ग हो जाओ तो भजन करो, कीर्तन करो, भगवान को इसे, बट हमारी डोनेशन की पैटर्न आप देखो तो सब यंग बच्चे आके शिरडी में डोनेशन देते हैं क्योंकि उनको जरूरतें हैं, वो भगवान को रीच आउट करते हैं। तो कहीं हमारी कहानी जी, मेरा एक जो परसेप्शन है, अब कई लोगों का हो सकता है कि हाल के दिनों में 2016 के बाद से दुनिया में यूक्रेन वार, रसा वार, गाजा पट्टी में हमला, एक्शन है, बम्बार्डिंग है, ब्लड्स हैं, अभी रिलीजियस इसमें भगदड़ है, लोग मारे जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही, उसमें ड्राइव कर रहा है कि आप प्यार की तरफ बढ़ो, संगीत की तरफ बढ़ो, ऐसा कुछ है क्या? जी, मैं कह रहा हूँ कि राजा देश और पार्ट कैसे चलाते हैं वो अपने आप में एक अलग डिस्कशन है और अलग टॉपिक है, बट येस, म्यूज़िक एंड सिनेमा एंड आर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है एक आदमी की एग्जिस्टेंस में। आज जो एक आदमी को एक रिलीफ देता है, जो हम अपनी सौंदर्य कसम से देख रहे हैं, 9 साल थिएटर में आने से पहले उन्होंने सब ने देखी हो पिक्चर, बट टुडे दे आर एक्सप्रेसिंग आउट वट एवर इज उनके जो एक फीलिंग्स हैं, वो थिएटर में आके डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, रो रहे हैं, ये वो। तो एक लड़की जा रही थी वहाँ से, एक एग्जीबिटर ने हमको बुलाया, मदर के साथ आई हुई थी, वो पिक्चर देख के जा रही थी, तो रोते रोते कुछ मदर के साथ जा रही थी, तो एग्जीबिटर ने बोला इनसे पूछते हैं। तो उस लड़की को बोला, तो बोलती है कि वो यंग 18 ईयर ओल्ड थी स्टेज पर, तो बोले मुझे इंदर बहुत पसंद है, हीरो का नाम इंदर है उसमें, मुझे भी ऐसा ही लड़का चाहिए, यू नो, जो जब मैं मर जाऊँ ना तो मेरी बॉडी को पकड़ के खूब रोए, मेरे साथ में लेट के प्यार कर। नाउ ऑल दिस इज एक्सप्रेशन। अब ये जो हो रहा है आसपास, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। If you really look at history, they say actually the past 100 years in human civilization have been most peaceful. तो war जो चीज़ है वो human civilization की part and parcel है। जैसे actually हमने 100 सालों में compared to before कम wars की, तो war and warlike attitude ये human nature का एक part है। It's very unfortunate that it exists. But as you say, music and art and love and all जो tender emotions जो art देती है वो बहुत important है, क्योंकि हम
वो वॉर लाइक जो एग्रेसिव जो हमारी ह्यूमन नेचर है वो उसको दबाने और उसको हटाने की बहुत हेल्प करती है, बिकॉज म्यूजिक ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, म्यूजिक ब्रिंग्स डिफरेंसेस टुगेदर। अच्छा, जैसे जिसके साथ आप म्यूजिक शेयर करते हो और आप खाना शेयर करते हो, आपके सारे जो गिले शिकवे होते हैं आप यू कैन सॉल्व इट ओवर म्यूजिक एंड यू कैन सॉल्व इट ओवर अ लंच और अ डिनर विद अ पर्सन। तो ऑफ कोर्स दीज आर द बेटर थिंग्स इन लाइफ एंड एवरी टाइम द वर्ल्ड गोज थ्रू समथिंग लाइक दिस। सो म्यूजिक से तो आप माने जो वही कहते हैं ना, म्यूजिक से तो आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। एक तरफ ये वॉर्स हो रही हैं और एक तरफ ये कॉन्सर्ट इकोनॉमी शुरू हो गई है। मतलब थिएटर्स पे तो पब्लिक जाती थी, दे आर नाउ गोइंग फॉर कॉन्सर्ट्स। चाहे दिलजीत दोसांझ हैं, दिलजीत दोसांझ, ये अपना कोल्ड प्ले, माने टेलर स्विफ्ट का तो बात ही अलग है, वो तो बोलते हैं अमेरिका एंड ऑल देयर, शी इज हर कॉन्सर्ट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू सच लार्ज इकोनॉमीज लाइक अमेरिका and UK and all. And wherever music is good and music plays, coming back to your first question is, they think OTT killed theaters. That's not the truth. It's a lie, no? Sanam Teri Kasam has proved it. OTT पे देखने के बाद लोग थिएटर में आए हैं because they want to enjoy the music and enjoy the songs. जैसे आप कभी क्लिप्स देखिए, हमको लोग थिएटर से भेज रहे हैं, जैसे ही सीन खत्म होता है और गाना शुरू होता है, पूरी जनता कॉन्सर्ट की तरह पूरा गाना सनम तेरी कसम। तो गाने ऐसे चीज है कि वो आपको बाइंड करते हैं। एंड OTT did not kill the theater audience. It is the removal of music which is one of the primary contributors. ये 15-10 साल में लोगों ने गाने निकालना शुरू कर दिया पिक्चरों में से, कहते हैं लूज करती है, टाइट करो पिक्चर। Certain segments of filmmakers came जिन्होंने बोला कि गाना निकालो, इंडियन फिल्मों में से गाना निकालो, आउटडेटेड फॉरेन फिल्मों में गाने नहीं होते, आपने ऑडियंस ही निकाल दी। OTT ने ऑडियंस नहीं निकाली, हमने खुद ऐसी पिक्चरें बना के ऑडियंस को निकाली। तो गाने ही नहीं होते थे। अब आप हमारे बताइए, हम लोग के यहाँ पे हनुमान चालीसा गायकी में है, मंत्र गायकी में है, आरती गायकी में है, चाहे हर रिलीजन में। नहीं, वी आर डाइवर्सिफाई और हर जगह हर इलाके का अपना म्यूजिक है। म्यूजिक है जो कहते हैं ना, सुर और लय में हमारे फिल्म मेकर्स ने और हमारे उन्होंने बोला नहीं यार, सबसे पहले इसको निकालो। देखो ना यार, फॉरेन फिल्म्स में तो ये सब नहीं होता है यार, तुम आउटडेटेड, सस्पेंशन ऑफ रियलिटी होती है। आप गाना बीच में हीरो गा रहा है, हीरोइन, ऐसे कैसे हो सकता है? बट मूवीज आर अबाउट मैजिक, दे हैव नथिंग टू डू विद लॉजिक। एंड आवर कंट्री वी लाइक, हम लोग रामलीला भी देखते हैं ऐसे। हमारा ये है कि हम मंदिर में जाते हैं और हम लोग वो सब हमें अच्छे लगता है। देखिए, यू बोथ आर मोस्ट क्रिएटिव ब्रेन ऑफ हिंदी सिनेमा, म्यूजिकल पर्टिकुलरली। लेकिन एक बात जो सवाल है इस वैक्यूम से निकलता है कि री रिलीज होना, उस क्रिएटिविटी को एक स्टॉपेज नहीं देना होता है कि आप पुरानी चीज़ों को फिर से ला रहे हैं। इस समय में आप नया कुछ ला करके तहलका मचा सकते थे, या तो आप बहुत डरे हुए हैं इसलिए पुरानी चीज़ों को फिर से ला रहे हैं, या नया कुछ कर नहीं पा रहे हैं, माहौल नहीं मिल रहा है। ऐसा है। इसी बिजनेस का एक अपना एस्पेक्ट है। सी जो बिजनेसमैन होते हैं वो देखते हैं कि ये चीज़ हमको 4 पैसे दे रही है, तो वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने 4 पैसों के लिए। जहाँ तक हमारा सवाल है, पर्सनली हमारा जो सवाल है, फॉर अस दिस री रिलीज हैज़ बीन अ रीअफर्मेशन हमारे क्रिएटिव्स में, हमारे सबको ही पता है हमारे गाने जो हैं इस वक्त टी सीरीज़ का नंबर 1 गाना हमारा है वास्ते, 1.6 बिलियन व्यूज़। नंबर 2 गाना हमारा है लुट गए, 1.5 बिलियन व्यूज़। नंबर 6 गाना हमारा है ले जा रे। सोनी म्यूज़िक का 1, 2, 3 हमारा है। यूनिवर्सल म्यूज़िक के 1 to 7 पे हमारे गाने हैं सारे के सारे। सो 20 साल से जो हमारे वो सब नंबर 1 पे हर तरफ हैं। एज फिल्म मेकर्स ऑल्सो हमारी पिक्चर के बारे में हम सोचते हैं कि यार सनम तेरी हमारी लास्ट फिल्म होता क्यों नहीं आई। सो एज फॉर अस दिस री रिलीज पर्सनली बिजनेस एंगल was almost a reaffirmation of our faith. पिक्चर एक्चुअली हम सलमान सर की बातें करते हैं, हमने बहुत जगह बात भी किया हुआ। तो जब 4 दिन बचे थे पिक्चर की रिलीज़ को, गर्म ही नहीं हो रही। मैं हर्ष से पूछ रहा हूँ, हर्ष तो प्रमोशन के लिए कहाँ गया? तो बेचारा कहीं जा ही नहीं पा रहा था, भेज ही नहीं रहे थे उसको कहीं, और मावरा भी कहीं भी नहीं। तो वो कहाँ गए सर? उनके स्टूडियो के ऑफिस गए, वहाँ से वापस स्टूडियो के ऑफिस वापस। तो पूरी पिक्चर किल हो गई। 4 दिन पहले हम सलमान सर के पास गए। किसके पास जाता है आदमी? जिन पे ट्रस्ट होता है, फेथ होता है, और वो सुपरस्टार हैं कि वो हमको बोल दें कि पिक्चर अच्छी है या कुछ है, तो हम शायद कुछ एक क्रिएटिव तो बुझ जाता है ना सर पूरा। आपने लिखी है और डायरेक्ट नहीं की, लिखी भी है सर। जो वो वर्ड, एक वर्ड जो वो लोग बोल रहे हैं वो हमारे उससे। तो अभी उसका सलमान सर को हमने जब ट्रेलर दिखाया, उन्होंने ट्रेलर देखते बोला सुपर हिट है पिक्चर तुम लोगों की। हमने कहा चलो यार, एक रीअफर्मेशन ऑफ फेथ हुआ कि एटलीस्ट
इंडस्ट्री का इतना बड़ा सुपरस्टार बोल रहा है। फिर जो हमने कहा सलमान आप ट्वीट कर दोगे तो शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ तो उन्होंने ट्वीट भी किया, लिखा कि तेरे नाम में ये गाना होता था मेरे जो इस पिक्चर में। तो उन्होंने तेरे नाम और सनम तेरी कसम एक ट्वीट में उन्होंने उसको बराबरी में ला के खड़ा किया। वो आप पूछे थे ना सलमान सर में क्या है, सर ये गिविंग नेचर सर। आपको पता है राधिका विनय से उनको क्या ही मिल जाएगा, मैं क्या ही दे दूंगा सलमान सर को, उनके पास तो सब कुछ है। पर उन्होंने भी हमारी हम वो जो एक कंपैशन होता है ना हम लोगों का ट्रू क्रिएटर्स को देख के उनकी आंखों में था। उन्होंने बोला इन लोगों का मैंने जब उन्होंने देखा उनको, उन्होंने एक ट्वीट में डाला तेरे नाम और सनम तेरी कसम का नाम एक साथ। तो फिर वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। जब हम लोग भी जब नए लड़के नई लड़की को ब्रेक देते हैं, वो भी बड़ी उम्मीदों के साथ हमारे पास आते हैं। अब हर्ष मावरा दोनों तो बेचारी इतनी दूर से आई थी हमारे पास, सपने लेके आते हैं, सब लेके आते हैं। और कैप्टन ऑफ द शिप कौन? हम। डायलॉग जो वो बोल रहे हैं किसने लिखे? हमने। तो सब हमारा, तो फेलियर भी हमारा। तो अगर वो फेल हो गए बेचारे दोनों तो वो भी हमारा ही ब्लेम है। आपकी बड़ी सफलता है, और सफलता के बीच में आपको नहीं लगता ये ट्रेंड पकड़ लेगा कि पिछले एक डब्बे में जो बंद फिल्में हैं डायरेक्टर्स के या फिर राइटर्स के, वो कहेंगे फिर से लाओ यार, उस समय नहीं चला था, अब लोग आना शुरू किए हैं, तो अब ऐसा अनफॉर्चुनेटली वो भेड़चाल होएगी, विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हमारे यहाँ तो भेड़चाल की है कि हर री रिलीज नहीं चली है, हर री रिलीज चलेगी, ये भी कोई तो, बट अनफॉर्चुनेटली ये भेड़चाल होएगा। अब सब एक थोक में लेके आएंगे एंड फिर वो भी, बिकॉज द होल पॉइंट इज इफ द कंटेंट इज गुड तो प्लीज री रिलीज कीजिए, एंड नहीं है तो प्लीज भेड़चाल में मत री रिलीज कीजिए। तो हाँ, भेड़चाल तो होगी थोड़ी बहुत, उसको हम लोग डिनाई नहीं करते। पर हम हमेशा उसमें कहते हैं कि ये क्या है कि जो सनम तेरी कसम जैसी पिक्चरें होती हैं, आई थिंक हमारी भी इतनी सारी पिक्चरें, हम भी ये नहीं कहेंगे हमारी सारी पिक्चर रिलीज कर दो, शायद कोई कर भी दे, बट सनम तेरी कसम का इज़ अ केस वेयर इट वाज ट्रूली अ लेबर ऑफ लव, एंड जो 9 साल का उसका जो कल्ट स्टेटस था ना सर, वो मेरे को, राधिका जी को हमारे फेसबुक्स पे, इंस्टाग्राम पे, हर्ष के, मावरा के, हमारे प्रोड्यूसर के, सबके इंस्टाग्रामर्स पे, फेसबुक पे, सब पे इतना आता था कि यू वर लाइक नोइंग दैट ये दिस ऑडियंस आर वेटिंग फॉर इट। सनम तेरी कसम के निर्माताओं से बात करना अंधहीन है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। एक बात सिर्फ बता दीजिए आखिरी में, क्या इसका सीक्वल आने वाला है सनम तेरी कसम का? सर अब हम ये बात कई बार कह भी चुके हैं कि जब सनम तेरी कसम 1 हम लोग लिख रहे थे तो ये कहानी इंदर और सरू की डेथ से ख़त्म नहीं होती है ना, तो ये कहानी कंटिन्यू, उस वक्त भी हमने 2 पार्ट में लिखी थी ये कहानी। हम इतना कहेंगे कि हमने कहानी लिखी हुई है 2 की जो रेडी है हमारी, तभी हमने की थी। तो अब हमारे शेल्फ्स में से हम उस स्क्रिप्ट को जरूर निकालेंगे क्योंकि कुछ इंटरेस्ट है उसमें। अब कैसे बनेगी, कब बनेगी, ये हम एज टाइम पास फिर से बोलेंगे आपसे, आलोक जी से मिलवाएंगे तो फिर हम उसमें बाकी की बातें बताएंगे आपको। ढेरों शुभकामनाएं, और ऐसे ही ऊपर वाला आप पे बरसात करता रहे सौगातों की। थैंक यू, नमस्कार।